Hello, everyone, and welcome to one more important conversation about one of the leading Indian consumer goods company called as Dabur India. Yes, friends, Dabur India has a fantastic, rich heritage dating back from 1884, where the company is serving our country and us by providing Ayurvedic products and a diversified product portfolio, which includes health, beauty, and personal care items. Dabur Chyawanprash, Dabur Vatika, डाबर लाल दंत मंजन एंड आर दीज आर सम ऑफ द ब्रांड्स जिससे हम डाबर को काफी अच्छे से जान सकते हैं और रिलेट कर पाते हैं। हाल ही आज की न्यूज है कि डाबर कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन पॉइंट बन जाता है जानने के लिए, समझने के लिए कि क्या है ये ट्रेडिंग विंडो का कंसेप्ट। सो ट्रेडिंग विंडो का कंसेप्ट यानी वो कंसेप्ट जिसके अंदर कंपनी के इनसाइडर्स जो हैं, यानी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, जिनको कंपनी की ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज रहती है या एक्सेस रहती है जो कि नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, मतलब पब्लिकली लोगों को नहीं पता है, ऐसी इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास में रहती है। तो इन लोगों को इस ट्रेडिंग विंडो पीरियड के अंदर ट्रेडिंग करने पर मनाही दे दी जाती है। दे आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ट्रेडिंग द कंपनी सिक्योरिटी ड्यूरिंग दिस क्लोजर ऑफ द ट्रेडिंग विंडो। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, क्यों? बिकॉज सेबी चाहता है कि ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटीज पर एक रिस्ट्रिक्शन पुट हो। अ, क्यों? क्योंकि पब्लिक की कॉमन इंटरेस्ट पे, क्योंकि ऐसे इंसाइडर्स कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके, कंपनी की इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रॉफिट जनरेट ना कर लें और पब्लिक को गुमराह ना कर दे, इसलिए ट्रेडिंग विंडो का एक्सेस ऐसे इंसाइडर्स के लिए रोक दिया जाता है। सो द पर्पस ऑफ क्लोजिंग द ट्रेडिंग विंडो इज वेरी क्लियर कि अगर मान लीजिए कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, या कंपनी कुछ बोर्ड मीटिंग्स है जहां पे कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या डिस्कशंस होने वाले हैं, तब इस समय पर ट्रेडिंग विंडो इन इनसाइडर्स के लिए क्लोज कर दी जाती है। अब बात करते हैं हम इस कंपनी के बारे में, जो कि है आज का सब्जेक्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। मैं अपनी स्क्रीन यहाँ शेयर करूंगी आपसे, स्क्रीनर डॉट इन की, और जहां पर आप डाबर इंडिया के बारे में जान पाएंगे। डाबर इंडिया लिमिटेड इंडिया की लीडिंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, और इससे रिलेटेड कुछ की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ विजिबल है कि कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स क्या हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स क्या हैं, कौन सी कंट्रीज में कंपनीज अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, वगैरह वगैरह। जब हम स्क्रीनर डॉट इन की साइट ओपन करते हैं तो हमें कंपनी के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है कि कंपनी का चार्ट एनालिसिस, पियर्स, क्वार्टर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो, इन्वेस्टर्स के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, वो सब कुछ यहाँ फ्रीली अवेलेबल है स्क्रीनर डॉट इन की वेबसाइट पर। स्टार्ट करते हैं डाबर इंडिया के बारे में जानना। डाबर इंडिया एक लार्ज कैप कंपनी है इंडिया की। लार्ज कैप कंपनी मतलब वो कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ से ज्यादा का है, और ये डेफिनेटली पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है बीएससी एनएससी पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एनएससी पर लिस्टेड है एंड इक्वली ट्रेडेबल एट बीएससी एज वेल। मार्केट कैपिटलाइजेशन डाबर इंडिया का 1,11,248 करोड़ रुपए का है, और डेफिनेटली ये 30,000 करोड़ से ज्यादा का है, तो ये एक लार्ज कैप कंपनी हुई। कौन से सेक्टर को डाबर इंडिया बिलोंग करती है? तो ये एफएमसीजी सेक्टर को बिलोंग करती है। अब ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने का हमारी स्टडी पे कोई इम्पैक्ट है या कंपनी की स्टॉक प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है सेबी की एक हेल्दी मार्केट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए। तो कंपनी अपना काम कर रही है इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करके, और हम अपना काम कर रहे हैं डाबर इंडिया के बारे में स्टडी करके, एनालिसिस करके। दो डिस्क्लेमर बहुत सिंपल से, ये वीडियो केवल आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना कि किसी स्क्रिप्ट को, ना कि किसी सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं हम डाबर इंडिया लिमिटेड से। मैंने स्क्रीनर डॉट इन को यूज किया है, और साथ में मैं ट्रेड टाइगर का यूज करती हूँ कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के लिए। वो मेरे कन्वीनियंस के लिए है, ना कि किसी भी वेबसाइट या टूल को प्रमोट करने के लिए। सो डाबर इंडिया लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी क्लियर है यहाँ पर, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का पी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, करंट प्राइसेस और कंपनी की डिविडेंड यील्ड को यहाँ दर्शाया गया है। किसी बिजनेस को जानने के लिए हमारे लिए अहम बात ये जानना है कि उस बिजनेस के फाइनेंशियल्स या उसके नंबर्स क्या कहते हैं। नंबर्स को जानने के लिए हमें कंपनी के 3 स्टेटमेंट्स गहराई से समझना होगा, और जो कि हम आज ही करने वाले हैं, अभी ही करने वाले हैं। गेटिंग इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट।
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी वो स्टेटमेंट जो कंपनी के प्रॉफिट या लॉसेस को दर्शाता है, बट वो कुछ ऐसी बातें भी दर्शाता है जो कि प्रॉफिट से परे है। हाँ, प्रॉफिट को डिराइव करने में वो जरूर कंट्रीब्यूट करती हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस नंबर्स डायरेक्टली। हम बात करें सेल्स नंबर की, तो कंपनी के सेल्स लास्ट 10 ईयर्स के यहाँ रिफ्लेक्टेड है, और आप देखेंगे कि हर साल कंपनी के सेल्स नंबर पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहे हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है, पर हाँ, कहीं स्लगिश बिहेवियर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2020, देन मार्च 2021, मार्च 2022, 23, 24, 23, 24 में कुछ नॉमिनल परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हुआ है सेल्स नंबर के अंदर। अदरवाइज हम देखें तो हाँ, मोटा मोटी सेल्स में ग्रोथ हम एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ देख रहे हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं सेल्स के प्रपोर्शन में, और लास्ट ईयर में हम देखें तो काफी कट टू कट एक्सपेंसेस हो गए हैं कंपनी के। तो मटेरियल कॉस्ट की कितना परसेंटेज रहा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का कितना परसेंटेज रहा, यहाँ हम एक्सपेंसेस में देख सकते हैं। तो कंपनी के लास्ट ईयर की अगर सेल्स की बात करें तो 12,404 करोड़ थी, वहीं कंपनी के एक्सपेंसेस 10,004 करोड़ रहे। तो 2,000 का ही, 2,400 रुपए का ही, मतलब 2,400 करोड़ का ही मार्जिन यहाँ पर कंपनी को मिलता है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रूप में। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या? वो प्रॉफिट जो कंपनी ने अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट किया है, गुड्स प्रोड्यूस करके और उनको सेल करके। तो sales is the number given 12,404, expenses is the number given 10,004 crores, right? तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 2,400 करोड़ के आसपास आया है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम देख सकते हैं कि मार्च 2020 ऑनवर्ड्स 21% तक रहा 3 सालों के लिए, और लास्ट 2 ईयर्स से ये प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। चिंता का विषय तो है, बट लेट्स डिस्कस फर्दर। कंपनी की अदर इनकम के बारे में बात करें तो कंपनी की अदर इनकम हर साल कुछ ना कुछ तरीके से बढ़ रही है। कंपनी के इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को देखें तो इंटरेस्ट का पोर्शन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर बढ़ा है। तो क्या कंपनी ने कोई लोन ले रखा है जिसपे कंपनी ह्यूज इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पे कर रही है? हाँ, तो हमें वो देखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन की बात करें तो कंपनी का डेप्रिसिएशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ा है। लास्ट 3 ईयर्स से कंपनी का डेप्रिसिएशन नंबर 253, 311, 399 तक गया है। ये शो करता है कि हाँ, कंपनी ने कुछ पीपीई एम्प्लॉय करे हैं, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अपने प्रेमाइसेस में लाए हैं, इंस्टॉल करे हैं, या उन पे काम चल रहा है जिसपे अच्छा खासा डेप्रिसिएशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब हम इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करते हैं तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस मिलता है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस हर साल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से बढ़ रहा है। मार्च 2022 और 2023 में थोड़ा सा टाई हो गया है, बट मार्च 2024 में धक्के मार के थोड़ा सा वो आगे खिसक ही गया है। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ गए, टैक्सेस आ गए, एंड we can see that net profit of the company is also there with us. अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो ओवरऑल बेसिस पे कंपनी अभी तक तो प्रॉफिट ही जनरेट कर रही है। कंपनी की अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखें तो नेस्ले या ब्रिटानिया के कंपैरिजन में इतना अट्रैक्टिव नहीं है। सो ईपीएस बेसिकली क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। हर शेयर जो कंपनी का काम पर लगा है वो कितना अर्निंग्स, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, वो यहाँ रिफ्लेक्टेड है। तो हम पिछले 4 सालों से देखें 2021 ऑनवर्ड्स, तो इस नंबर में कोई इंप्रेसिव ग्रोथ नहीं दिखी है ईपीएस को लेकर। तभी आप ब्रिटानिया के शेयर्स, नेस्ले के शेयर्स और फिर डाबर के शेयर्स देखेंगे तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर इतनी कंपनी के मार्केट प्राइस में, शेयर के मार्केट प्राइस में इतना डिफरेंसेस क्यों है? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, EPS is again one of the aspect, and there are other ratios which all contribute together in deciding the factors कि कंपनी के शेयर प्राइस में क्या उतार होगा या चढ़ाव होगा। साथ में टेक्निकल एनालिसिस अपना रोल प्ले करती है। तो ये बात हुई कंपनी के फंडामेंटल्स को जानने के बारे में कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखकर ये समझा कि कंपनी का सेल्स नंबर क्या है, उसके प्रॉफिट्स क्या हैं, वो किस डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहे हैं, कंपनी के इंटरेस्ट से रिलेटेड ऑब्लिगेशन क्या है, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस क्या है, नॉन कैश कॉस्ट क्या हुई जो कि हमारे यहाँ पर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में हो। और इस तरह से हमने समझा कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो लास्ट 3 ईयर्स से काफी बड़ा है। बट समझने वाली बात यह है कि जब कंपनी की अर्निंग्स लिमिटेड हैं तो कंपनी क्यों इस डिविडेंड को पे आउट कर रही है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्यों पे कर रही है? क्यों कंपनी अपना 30 to 31 का परसेंटेज मेंटेन नहीं करती और इस कैश को अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए जनरेट नहीं करती? हो सकता है आपके माइंड में यही क्वेश्चन आया होगा जो मेरे माइंड में आया है। कंपनी के स्टॉक प्राइस में हम देखें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, तो ठीक है, लास्ट 1 ईयर में 18% ग्रोथ हुआ है, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमें ऐसी कोई ग्रेट
ग्रोथ इस स्टॉक की प्राइसेस में नहीं दिखती। अगर हम कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो इक्विटी एम्प्लॉय करने के बाद में कंपनी ने क्या जनरेट किया है क्या रिटर्न जनरेट किया है उस इक्विटी के ऊपर, तो वो यहाँ रिफ्लेक्टेड है। लास्ट ईयर इट वॉज 19%, 20%, 22%, ठीक है, डिसेंट सा रिटर्न है, नॉट सो ग्रेट। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें यहाँ क्लियरली रिफ्लेक्टेड है कि कंपनी ने ऐसा कोई महान प्रॉफिट ग्रोथ ऑब्जर्व नहीं किया है, और सेल्स ग्रोथ भी सो है। तो कुल मिला के मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर्स को जो screener.in पे हमें फ्रीली इंफॉर्मेशन है, इसको देख के पता चलता है कि ठीक ठाक सा कंपनी परफॉर्म कर रही है, इतना कोई ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा। कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के लास्ट 10 ईयर्स के फाइनेंशियल्स हमें यहाँ क्लियरली विजिबल है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट 176-177 करोड़ के आसपास ही रहा। कंपनी के रिजर्व्स सालाना साल बेसिस पर थोड़े बड़े हैं, और यहाँ पर है एक अच्छा जंप देख सकते हैं मार्च 2020 ऑनवर्ड्स। कंपनी ने अपने रिजर्व्स को एक्यूमुलेट करना चालू करा, अपने प्रॉफिट्स को रिजर्व्स के फॉर्म में एक्यूमुलेट करना चालू किया। बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी की लास्ट 3 इयर्स में बोरोइंग्स काफी इंक्रीज हो गई है। ये नंबर 509 जो कि मार्च 2021 में था से बढ़कर 1030, 1174 और आज 1365 करोड़ हुआ है। बोरोइंग बढ़ने के साथ में कंपनी का इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन भी बढ़ गया है, और हम ये देख सकते हैं कि कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी बढ़ी हैं और कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी बढ़ी हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बोरोइंग्स का परसेंटेज लॉन्ग टर्म के कंपैरिजन में ज्यादा रहा है। तो कंपनी का इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन नो डाउट बढ़ना ही था। अगर हम कंपनी की लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में कंपनी के टोटल एसेट्स देखें तो ये क्लियरली विजिबल है कि इस कंपनी के टोटल एसेट्स में फिक्स एसेट्स एक इम्पॉर्टेंट प्लेस ले रहे हैं, बिकॉज कंपनी प्रोड्यूस करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी और तभी गुड्स को सोल्ड करेगी। तो कंपनी के फिक्स एसेट्स हर साल बढ़ रहे हैं। एक अच्छा नंबर हम यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स दूसरे एरियाज में भी इंक्रीज हुए हैं, 4160 से 6220, और ये नंबर मार्च और 23 और 24 में लगभग कांस्टेंट सा हो गया है। कंपनी के अदर एसेट्स के बारे में बात करें तो हाँ, कंपनी के अदर एसेट्स का भी कंपोजिशन हमें यहाँ मिलता है। तो मोटा मोटी कंपनी के फिक्स एसेट्स और कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स काफी बिखरे हुए से दिखते हैं। कि फिक्स एसेट्स के केस में तो जहाँ एक प्रोडक्शन ड्रिवन कंपनी है, वहां पे फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट अदर इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में डिफरेंट है, मतलब कम है, सॉरी। सो हाँ ठीक है, बैलेंस शीट को हम देख के ये समझ तो पा रहे हैं कि कंपनी के पास में एक अच्छा खासा रिजर्व्स है। कंपनी की बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और साथ में कंपनी की अदर लायबिलिटीज भी खड़ी पड़ी हुई है। तो ये कुछ अदर लायबिलिटीज हैं। ट्रेड पेबल्स कंपनी के काफी हाई हैं, जो कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी को दर्शाता है कि इतना ह्यूज ट्रेड पेबल्स अगर कंपनी के पास में है तो कंपनी अपने कैश को कैसे मैनेज कर रही है, इतनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कंपनी की क्यों खड़ी है। तो इसका सोल्यूशन समझने के लिए कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमको देखना ही पड़ेगा। तो आप ये बात तो मान ही गए होंगे और जान ही गए होंगे कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जहां कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करता है, बैलेंस शीट कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को शेयर करती है, कंपनी की कैश के बारे में जानना हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैश इज कॉल्ड एज द किंग फॉर द बिजनेस, राइट। तो हमने यहाँ पर देखा कि कंपनी की अदर लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड पेबल्स काफी ह्यूज रही हैं, और ये नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या कुछ ऐसा है कि कंपनी के पास में इफेक्टिव अमाउंट ऑफ कैश नहीं है अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को टेक केयर करने के लिए? इसके लिए हमें कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिटेल में समझना होगा। जब हम कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं तो ये नंबर काफी छोटे से दिखाई देते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को हम देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये दर्शाता है कि कंपनी के डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से कंपनी कितना कैश प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और ये कैश प्रॉफिट हम देखें लास्ट 4 इयर्स में लगभग इसी रेंज और ब्रैकेट में रहा है। 1614 मार्च में थोड़ा बढ़ा, और मार्च 2021 में थोड़ा बढ़ा, 22 में थोड़ा कांस्टेंट हुआ, और 23 और 24 में लगभग मतलब यही ब्रैकेट में कंपनी खेल रही है, 1600 से लेके 2100 करोड़ तक के। ठीक है, तो कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इतने ग्रेट नहीं है। ठीक, आगे बात की जाए कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, तो कंपनी की कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लास्ट 2 इयर्स में कुछ छोटा मोटा आउटफ्लो हुआ है। और जब हम उसमें डीप डाइव करते हैं तो हम समझते हैं कि फिक्स एसेट्स का परचेस एक ह्यूज अमाउंट है। कंपनी ने कुछ अपने इन्वेस्टमेंट बेचे हैं ताकि वो नए इन्वेस्टमेंट कर सके और फिक्स एसेट्स में परचेस कर सके।
साथ ही कंपनी के पास में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अगर देखा जाए तो एक नेगेटिव नंबर हमें मिला है, और इसका रीजन ये है कि कंपनी ने लास्ट 2 ईयर्स में अपनी कुछ बोरोइंग्स को रीपे किया है, जो कि अच्छी बात है, जिससे कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कम होंगे। साथ ही कुछ बोरोइंग से उनको प्रोसीड भी आई है, मतलब यहाँ का पैसा आके उन्होंने वहां दिया है। साथ में कंपनी ने ह्यूज डिविडेंड पे आउट किया है। अब समझने वाली बात यह है कि जब कंपनी को ऐसा कैश क्रंच दिख ही रहा है, कंपनी को ट्रेड पेबल्स रखने ही पड़ रहे हैं सामने इतने ह्यूज नंबर में, और कंपनी को उस पे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ रहा है, तो कंपनी क्या अपने डिविडेंड का प्रोपोर्शन, डिविडेंड पे आउट को थोड़ा कम कर सकती थी? या कंपनी के पास में ऐसा कोई ऑब्लिगेशन था जिस कारण कंपनी को डिविडेंड पे करना काफी ही जरूरी हो गया था अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को? क्या कंपनी ये बात क्लियरली अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट कर पाई है या नहीं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, राइट? सो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने के बाद में ये क्लियर हो गया है कि कंपनी की कैश फ्लो फ्रॉम three of the activities is like okay, not so great when we compare about Britannia और Nestle। तभी तो हम बोलते हैं कि शेयर प्राइसेस जहां नेस्ले और ब्रिटानिया की आसमान छू रही है, डाबर की क्यों नहीं बढ़ रही? तो ये बात हुई कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के रेशियोज के बारे में। तो व्हेन आई क्लिक ऑन द रेशियो बटन, आई कैन सी लाइक कंपनी के वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड रेशियोज यहाँ पर क्लियरली विजिबल है, और कंपनी का कैश कन्वर्शन साइकिल मार्च 2024 में थक हार के नेगेटिव आ ही गया है। मतलब डेफिनेटली कंपनी इज फेसिंग कैश क्रंच। सिमिलरली हम कंपनी के वर्किंग कैपिटल्स में हम डेटर्स की बात करें या इन्वेंट्री डेज की बात करें, तो कंपनी का इन्वेंट्री काफी टाइम तक पाइल अप हो रहा है, जो कि कंपनी के कैश मैनेजमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी का काफी पुअर है। सिमिलरली द डेज पेबल हम देखें तो ये हाई लेवल पे हाई ही जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक बैलेंस मिसिंग है कंपनी का अपने वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट को लेकर। साथ ही अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो मार्च 2023 में जहां वो हायर साइड था, आज वो ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लोअर साइड पे आ गया है, जो कि 23 to 22% के बीच में स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है। आगे अगर हम समझे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो ये काफी क्लियर है कि कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 67 से 66% के बीच में। बट यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई ने थोड़े अच्छे मूवमेंट्स दिखाए हैं, जहां डीआईआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है हर साल पिछले 3 सालों से, वहीं एफआईआई का इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं 1-2% से कम हुआ है। पब्लिक का इंटरेस्ट नो डाउट उतना का उतना 5 से 7% के आसपास, गवर्नमेंट की छोटी सी शेयर होल्डिंग यहाँ पर आई है, बस। दैट्स ऑल द कंप्लीट शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ दिस कंपनी। तो जब हम कंपनी डाबर इंडिया को देखते हैं तो ये काफी क्लियर है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफी थका हुआ सा है, 19.2%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज जस्ट 22.3%। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। रिटर्न ऑन इक्विटी कंप्लीटली बिलोंग्स टू द इक्विटी होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता है कि पूरा डेट और इक्विटी मिलाने के बाद में जो रिटर्न कंपनी ने जनरेट किया वो 22% है। मतलब डेट एम्प्लॉय करने से कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो 19% था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तक पहुंचने के लिए केवल 3% का इजाफा हुआ है, ठीक है, विच इज नॉट एन इम्प्रेसिव नंबर। जब हम डेट टू इक्विटी की बात करें तो कंपनी के पास में डेट टू इक्विटी रेशियो 0.14 है। तो ये दर्शाता है कि कंपनी लीवरेज में तो है, डेट्स तो उसने अरेंज करे हैं, फाइनेंशियल रिस्क भी वो बेयर कर रही है, इंटरेस्ट रिलेटेड ऑब्लिगेशन भी वो बेयर कर रही है, बट अल्टीमेटली कुछ ऐसा खास रिटर्न कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपने इक्विटी होल्डर्स के लिए। तो ये थी कंप्लीट एनालिसिस डाबर इंडिया लिमिटेड की, जहां हमने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी ओवरव्यू लिया, उससे रिलेटेड न्यूज को समझा, जाना कि आज इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो जो है वो क्यों लागू कर दी गई है, और बेसिकली 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक ये विंडो ब्लॉक रहेगी इनसाइडर्स के लिए, ताकि कंपनी से की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेकर वो कोई ट्रेड मूवमेंट्स ना करे और पब्लिक को उससे कोई लॉसेस ना हो। इसलिए ये एक न्यूज आज मार्केट में थी। साथ में हमने ये समझा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखने के लिए हमें उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लोज को देखना जरूरी और पढ़ना जरूरी है। साथ में उसके रेशियोज क्या रिलेवेंस रखते हैं। तो ये कंप्लीट एनालिसिस थी डाबर इंडिया की। आई होप ये एनालिसिस आपको काफी सारी इंसाइट्स दे गई होगी इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, एंड यू कैन डेफिनेटली डिसाइड इज दिस अ गुड कंपनी एज ऑफ नाउ टू इन्वेस्ट। बट वेट अ व्हाइल, ये कंप्लीट हुआ हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कि किस तरह से इस कंपनी के चार्ट को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, और या अगर नहीं बनती है तो इज इट लाइक अ वेट एंड वॉच स्टॉक? सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। वी वुड लाइक टू हियर आपके फीडबैक, आपका support in the comment box for this particular small conversation about Dabur India. Thank you so much.